अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर हुकूमत पर खूब गरजेबर से कहते हैं कि इस लोड शेडिंग का बदला अवाम सड़कों पर निकल कर लेंगे। कहीं 10 घंटे तो कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और ईद पर भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK के दरमियान राब्ता हुआ है और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि मुज़ाकरात के जरिए मामले का हल निकाला जाएगा। इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। आगे बढ़ते एक और मामला है जिस पर बात करेंगे। भारत ने जंगी जुनून में नया रिकॉर्ड बनाया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि भारत के पास 172 वॉरहेड्स, जबकि पाकिस्तान के पास 170, चीन के पास 500 मौजूद हैं। इनकी जो वजह है कि क्यों है और इससे खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन मामलात पर करेंगे बात। लेकिन जहां वॉरहेड्स का जिक्र आ रहा है वहां गजा की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जहां पर ईद के रोज़ भी जंगबंदी ना हो सकी। और जंगी जुनून का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, तो हमें यहाँ ये भी देखना है कि गजा में इसराइली हमले बंद नहीं हो रहे। 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। फर्स्ट एड और माल न्यूट्रिशन की वजह से, फर्स्ट एड की अदम दस्तयाबी और माल न्यूट्रिशन की वजह से जिंदगियों के चिराग बुझने के करीब आ चुके हैं और अभी भी कोई इस बर्बरियत को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। एक करारदाद माजी में पेश तो की गई थी जिसे मंजूर भी कर लिया गया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका है। बिला ताखीर प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब को शामिल है गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में नहीं है बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो आप भी इस सूरत हाल का वहाँ से जायज़ा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं वज़ीर आला और दूसरी तरफ हमारे पास वज़ीर दाखिला हैं, कह रहे हैं कि तमाम मसले हल किए जाएंगे। इससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी, लेकिन अब लोड शेडिंग का मसला हल हो के नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है कि इसका हल किस तरह निकलेगा? वो आपने कहा कि आप लाहौर में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ। शायर ने कहा था ना, कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। तो ज़िंदगी के साथ साथ लगा रहता है। लेकिन बहरहाल इन दिनों इस्लामाबाद आके मैं को बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इसलिए कि फ़िज़ा सोगवार है। एक तो गर्मी ने ऐसी तैसी की हुई है, दूसरा गज़ा की सूरत हाल जो है वो हर जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो या कश्मीर में हो उसका असर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में ज़रूर होता है। और ईद के मौके पर जिस तरह पाकिस्तानियों ने याद रखा अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, वो एक मिसाल भी है और बड़ी अंदोनाक कहानी है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसका बाद में, जैसा आपने कहा, तीसरे सेगमेंट में हम उसका जिक्र करेंगे। जी, अब आइए पहला जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त पूरी गुंडागर्दी के ऊपर उतरे हुए हैं, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और ये रवैया अब से नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि हुकूमतें अवाम के एहतजाज का न सिर्फ हिस्सा बन जाएँ बल्कि चीफ मिनिस्टर उसका एक एक्टिव पार्टनर बन जाए। ये हमने पहले कभी नहीं देखा है। महंगाइयाँ पहले भी हुई हैं, प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, लोड शेडिंग अब तो कुछ भी नहीं है। आप याद कीजिए जब नवाज शरीफ साहब को तीसरी और दूसरी दफ़ा आना पड़ा था तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गुस्से में थे, उसका इजहार भी उन्होंने किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने वफदा के दफ्तर जो है उनको आग लगा दी, जला दिया, गुस्से में तोड़ फोड़ की। लेकिन ये नहीं हुआ कि सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो जाके किसी ग्रिड स्टेशन में घुस जाए और वहाँ पर जहाँ लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ कोई बिल देने के लिए तैयार नहीं है, लाइन लॉसेस वहाँ जो हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और वहाँ की बिजली आप बहाल कर दें, ये कभी हुआ नहीं है। ये किसी रियासत की निशानियाँ नहीं हैं। ये वही डिनाइल मोड है जिसमें बानी PTI हैं कि हमने इस सिस्टम को नहीं चलने देना। जब तक हमारी मर्ज़ी की हुकूमत नहीं आएगी, हमारी मर्ज़ी के चीफ्स नहीं लगेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, कोई भी हो, उनको हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहिए। लेकिन वो जो ज़रबुल मिसल है एक कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये ख्वाहिश जो है वो जल्द पाया तकमील को पहुँचने जा रही है। जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ताल्लुक है, वो बबांगे दोहल साफ़ अल्फाज में एक से ज़्यादा मरतबा ये कह चुके हैं कि PTI से और उन लोगों से, ख़ास तौर से जो 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, उनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। और अगर उनकी लाइन ये है तो मुझे नहीं दिखाई देता कि हुकूमत किसी भी तरह से PTI की कंडीशंस के ऊपर उनसे मुज़ाकरात करने बैठेगी। अभी आपने जैसा कहा, मैंने भी देखा वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही थी कि मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है चीफ मिनिस्टर KPK से कि जनाब हम इसका कोई ना कोई रास्ता मुज़ाकरात के ज़रिए निकाल लेंगे।
मुझे मुकम्मल एतमाद है उनके ऊपर, इसलिए कि मोहसिन नकवी जब कोई दावा करते हैं तो फिर वो उसकी तकमील के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। तो खुदा करे कि इसका कोई ऐसा हल निकल आए एमिकेबल, जिसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो, किसी किस्म का कोई एहतजाज ना हो, लोग बिल देने लगें और बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। कोई नहीं चाहेगा कि इस शदीद गर्मी में किसी भी इलाके के लोग जो हैं वो बिजली से महरूम रहें। सलीम बुखारी साहब, आपको भी याद पड़ता होगा, इससे पहले भी मुलाकात हुई और उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, एनर्जी मिनिस्टर भी मौजूद थे और वज़ीर आला साहब भी मौजूद थे, और तब भी ये बात हुई थी कि मुज़ाकरात से हल निकालेंगे। लेकिन आज तो धमकी दे दी गई अली अमीन गंडापुर की तरफ से। ये किस तरह के मुज़ाकरात पर अमल हो रहा है? अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे तो फिर ये धमकियां आती हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। एक से ज़्यादा मुलाकातें हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिन 2 मुलाकातों में, 2 से ज़्यादा मुलाकातें थीं, 2 में मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। ये अली अमीन गुंडापुर जो हैं, ये भी अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं। ये जब मुज़ाकरात के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठते हैं, जब इनको फ़ंड चाहिए होते हैं, जब इनको मराआत चाहिए होती हैं, तो ये वहाँ कहते हैं कि मैं तो आपका चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं तो जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तो जब उनको ये याद दहानी कराई गई कि जनाब फिर ये जाके आप वापस KPK में नाराबाजी किस तरह की करते हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरी मजबूरी है, चूँकि मैंने बानी PTI को भी खुश रखना है, जिसकी वजह से मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। जब इन हवालों से हुकूमतें हो रही होंगी, इस हवालों से आप हुकूमत के अमूर चला रहे होंगे, तो आप मुझे बताइए फिर अनारकी किसको कहते हैं? ठीक है। ये अनारकी की बदतरीन फॉर्म है कि आप बजाय इसके कि लोगों को हल्ला गल्ला करने से, लोगों को ला तोड़ने से, कानून तोड़ने से बाज रखें, आप उसका हिस्सा बन जाएं। इससे पहले आपने देखा कि वो जो फजल इलाही साहब हैं, उनके एक कारिंदे जो हैं, उन्होंने भी यही हरकत की। एक ग्रिड के अंदर जाके वो घुस गए और वहाँ चारपाइयाँ डाल के वो लेट गए हैं, जैसे उनके अब्बा जान की प्रॉपर्टी है ये। मुझे ये समझ में नहीं आती। मुझे हैरत है मरकज़ी हुकूमत पर भी, मुझे हैरत है उन सब लॉ इन्फोर्सर पर जो ये सब कुछ होने दे रहे हैं। या तो ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि इनको जाने दें किस हद तक ये जाते हैं, ताकि इनको उस वक्त गिरेबान से या कॉलर से पकड़ा जाए जब इनके पास वापसी का रास्ता ना हो। स्ट्रेटजी अगर ये भी है तो इसका दूसरे सूबों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ने का इम्कान मौजूद है। लोड शेडिंग पंजाब में नहीं है, लोड शेडिंग सिंध में नहीं है, आपने देखा वहाँ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम इस तरफ भी आना चाहते थे। देखा शिकारपुर में, आपने देखा मीरपुर खास में आपने देखा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ के मुराद अली शाह साहब जो हैं वो उनको लीड करने लग जाएं और जाके ग्रिड स्टेशनों में घुस के बिजली रिस्टोर करने लग जाएं। ये किधर की चीफ मिनिस्टरशिप है, ये किधर की इंतज़ामिया है? उनको तो इन सब चीज़ों से रोकना होता है ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। मेरा ख्याल ये है कि ये अली अमीन गुंडापुर साहब जो हैं, ही इज़ एडिंग सॉल्ट टू इंजरी। ये KPK की हुकूमत के पीछे पड़े हैं, हाथ धो बैठेंगे उससे। पहले भी इसकी बात हो चुकी है। इस बाज़गश्त को मैं दोहराना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं। अच्छा। वहाँ एमरजेंसी नाफज हो सकती है, वहाँ गवर्नर रूल लग सकता है। इसकी बात पहले हो चुकी है, ये मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ किसी को। अच्छा। क्योंकि जब आप आपे से बाहर हो जाएंगे, जब आप किसी जी सलीम बुखारी साहब, इस बारे में क्या ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर ये भी कहते हैं कि विफाक के ज़िम्मे हमारे सूबे के 16 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं? देखिए, गुजारिश ये है, एक पूल होता है मरकज़ में जिसमें सूबों के लिए एलोकेशंस की जाती हैं, लेकिन वो एलोकेशंस ये नहीं होती कि आप गुर्राएं, आप डंडे दिखाएं और आप डिक्टेट कराएं। ये कभी हुआ नहीं है। दूसरे सूबों की भी है। सबसे ज़्यादा महरूमियों वाला सूबा तो बलूचिस्तान है। कभी आपने इस तरह की कोई आवाज़ बलूचिस्तान से सुनी? आपने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें भी अपने फ़ंड का इंतज़ार है। उन्होंने हमसे 2 हफ्ते का टाइम मांगा था, 15 दिन गुजरने वाले हैं, अभी 13 दिन गुजरे हैं। हम तवक्को करते हैं कि अगले 2 दिन में यह मसला हल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ ए प्रोविंस विच इज़ जो कि मरकज़ की एक इकाई है, उसको बिहेव करना चाहिए। अगर आप ग्रिड स्टेशनों पर कब्ज़े करेंगे, अली अमीन गुंडापुर साहब को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बिजली ही आती है ना वहाँ से और पानी, बाकी आपके पास क्या है? बाकी सब कुछ आपको यहाँ से जाता है। तो इसलिए इस किस्म का फसाद बर्पा ना करें, ऐसी सूरत हाल तश्कील न दें जो आपसे खुद ना संभले बाद में। तो ये हमारा काम मशवरा देना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह के डिनाइल मोड में बानी PTI हैं,
उन्हें अपने इक़्तिदार के अलावा और किसी चीज़ में ना कोई दिलचस्पी है, ना कोई इंटरेस्ट है। उन्होंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये कहा था, ना हम पार्लियामेंट को मानते हैं, ना हम हुकूमत को मानते हैं, ना हम हुकूमत को चलने देंगे, हम हर चीज़ को तबाह करके छोड़ेंगे। ये बाकायदा स्टेटेड पॉलिसी है। जब एक पार्टी के सरबराह की स्टेटेड पॉलिसी ये होगी तो मैं तो फिर ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। गंडापुर साहब जो हैं वो तो फिर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए कि उनको हदायत ही ये हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने भी सियासत करनी है, बानी पीटीआई ने भी सियासत करनी है। जब आप सारे नॉर्म्स तोड़ देंगे, जब आप डेमोक्रेसी की रूह के मुनाफी जाएंगे, जब आप इस तरीके से आवाम को इश्ताल दिला के अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहेंगे, तो ये आपको मंजिल की तरफ लेके नहीं जाएगा। या तो आप मंजिल से भटक जाएंगे या फिर इसकी सज़ा भुगतेंगे। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, एहतजाज ही क्या इस मसले का हल होगा? क्योंकि देखिए आपने इस बारे में बड़ी तफसीली बात की है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर इस तरफ आ रही हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो लोगों को रोका किस तरह जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहते हुए ये सोचना चाहिए कि आवाम को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना उनका फ़र्ज़ अव्वलीन है। वो वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं ही इसलिए कि आम आदमी कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर वो अपना बुनियादी रोल ही अदा करने के लिए तैयार नहीं है तो उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ के इन ग्रोहों की क़यादत करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक जमहूरी मुल्क में एक आइन के तहत चीफ मिनिस्टर भी हों और फिर आप इस किस्म की बदनवानियों का बायस बने। ये बदनवानियों के ज़ुमरे में आता है। एक चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने का जिम्मेदार है, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करने के दरपे हो जाए। ये रवैया जितनी जल्दी बदलेगा पीटीआई के भी हक में है और अली अमीन गंडापुर साहब के भी हक में है। वो भूले हुए हैं, उनको पलट के सिर्फ मुल्क की सियासत की तरफ देखना चाहिए। उनके इस ओहदे में ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं। मुस्तफ़ा खर वॉज नॉट ए स्मॉल मैन, ना वो कमज़ोर आदमी था। भुट्टो का वो शरीके कार था, लेकिन पंजाब में उसकी दहशत थी। अब आ जाइए मुमताज़ भुट्टो साहब सिंध में, आप सोचिए ज़रा, आप चले जाइए बलूचिस्तान में, वहाँ अकबर बुगटी साहब जैसा बंदा गवर्नर था, वहाँ अताउल्ला मैंगल जैसा बंदा चीफ मिनिस्टर था। ये कोई छोटे लोग थे? गंडापुर साहब तो उनके सामने पानी भी नहीं भर सकते। तो इसलिए मैं एज ए ज़िम्मेदार पाकिस्तानी सिटीज़न एंड एज ए जर्नलिस्ट मैं अली अमीन साहब की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क को कायम रहने दीजिए। मुल्क केपीके बहुत सेंसिटिव सूबा है। केपीके के इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपके इल्म में है। लेकिन सलीम बुखारी साहब शायद वो एक जमात की क़यादत कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं और उनको ये बातें शेवा नहीं देती कि वो इस तरह लोगों को उकसाएं कि वो सड़कों पर निकलें, स्टेट एसेट्स को नुकसान पहुंचे। इस तरह की बातों का नतीजा यही निकलता है। एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। नाजरीन, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। भारत का जंगी जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बात का इंकशाफ हुआ है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट में, जिसमें ये बात सामने आई है कि भारत के पास 172 वॉरहेड्स मौजूद हैं और अलार्मिंगली सबसे ज़्यादा यूएस, रशिया और चीन के पास हैं। अगर देखा जाए तो इनकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और जो खित्ते हैं उनको इससे ख़तरात क्या लाहक हो सकते हैं, इन सब पर बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, देखिए भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसी तौर तो ठहर जाए, बर्बरियत जो है कश्मीर में भारत की तरफ से जारी है और एक तरफ आप इनके वॉरहेड्स देख रहे हैं, उनमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो हमेशा से वेपन्स के मामले में क्रेजी रहा है। आप कई सालों की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा आर्म्स बायर जो है उन ममालिक की फहरिस्त में आता है। लेकिन हथियार जंगें नहीं लड़ते हैं, ये साबित हो चुका है। हमने 3 जंगें लड़ी उनसे, तीनों मरतबा उनके पास हमसे तैयारे भी ज़्यादा थे, हमसे फ़ौज भी बड़ी 10 गुना बड़ी थी, हमसे वेपनरी भी उनकी मोस्ट मॉडर्न थी। लेकिन वॉर का नतीजा क्या निकला वो सबके सामने है। यही हाल न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी है कि हिंदुस्तान जो है यकीनी तौर पे वो IAEA को, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको हुडविंग करता रहता है। क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि उसके पास 2024 से पहले 164 न्यूक्लियर आर्सेनल थे, जबकि पाकिस्तान के पास 172 थे।
अब उसने उनकी तादाद बढ़ा के, आई एम सॉरी, हमारे पास 170 थे, अब उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा के 172 कर ली है। यानी इस बीच में जब IAEA के सेफगार्ड्स भी हैं, जब यानी एटॉमिक आर्सेनल जो है उनको तल्फ करने की कैंपेन्स चल रही हैं, उस वक्त अगर हिंदुस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स में इजाफा करता है तो अलार्मिंग सिचुएशन तो है पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। लेकिन हिंदुस्तान का एक रवैया ये रहा है कि वो दो ममालिक के साथ अपनी मुखासमत को कैश करवाने की कोशिश करता रहता है। अमेरिका को वो ये तासुर देने की कोशिश करता है कि चीन और रूस के बीच मैं आपके लिए बफर जोन हूँ, पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा वो इसी तरह के वेपन्स ख़रीदता है, चाहे वो तैयारों की खरीदारी हो, चाहे वो वेपनरी की हो, चाहे टैंक्स खरीदने हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जंगें अब हौसलों और यानी हिम्मत के साथ लड़ी जाती है, सिर्फ वेपन्स नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वेपन्स लड़ सकते होते तो अब तक हमास, हिजबुल्ला, ये सब इस दुनिया से नेस्तो नाबूद हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए उसके पास कौन सा हथियार नहीं है इसराइल के पास। दूसरी बात यह है कि ये जो वॉरफेयर है, इसके बीच में हमने पहले भी देखा, हमने पहले भी इसका तजर्बा किया है कि जंगें जो है वो नंबर ऑफ़ आर्म फोर्सेस से या वेपन से नहीं लड़ी जाती हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमें क्यों डर नहीं लगता हिंदुस्तान से। उसकी वजह यह है कि हमारे पास भी, वो कहते हैं ना कि किसी के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो कोई ना कोई चीज़ कुदरत की तरफ से उसका अजाला कर देती है। जब हमने 6 धमाके किए थे, हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया था कि बम तो आपने बना लिए हैं, आपके पास तो डिलीवरी सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि जो हमने F-16 ख़रीदे थे वो अमेरिका ने अपनी रवायती हरामजदगी, कमीनगी का मुजाहरा करते हुए उसमें से न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने की जो फैसिलिटी होती है वो निकाल ली थी उसमें से। फिर हमने अपना मिज़ाइल सिस्टम डेवलप किया। आपको याद है M11 मिज़ाइल जो है उसकी रेंज से खौफ खाती है दुनिया भी, और भारत तो ख़ास तौर से खाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक और चीज़ ईजाद की जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं लेकिन तबाहकारी में इनका कोई जवाब नहीं होता। ये टैक्टिकल वेपन्स जो हैं ये पाकिस्तान का अभी तक एक्सक्लूसिव राइट है, ये अमेरिका की नेटो फोर्सेस के पास भी नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा अगर बितकता है तो वही नहीं न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनसे उनके जर्नलों की भी पेंटें ख़राब होती हैं। तो हैविंग सेड दैट, एक तरफ तो हमने देखा कि दुनिया में कैंपेन करके दुनिया के न्यूक्लियर आर्सेनल की तादाद जो है वो कम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान को हम देखते हैं कि वो अपनी तादाद जो है वो इसको बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो ये तादाद जो है ये पहले की निस्बत कम हुई है। जो मुझे याद है 2024 में 9 ममालिक जो है वो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उनमें अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चाइना के अलावा 3 मुल्क ऐड हो गए थे, 4, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और शुमाली कोरिया। इन सब के पास जो हथियार थे उनकी तादाद जो है वो 12,512 थी, जो कि अब कम हो के 12,121 रह गई है। यानी एक तरफ दुनिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तलफ कर रही है, कम कर रही है, उसमें कमी कर रही है, क्योंकि बाकायदा यूनाइटेड नेशन की ऑस्पेसिस के नीचे जेनीवा कन्वेंशन के तहत जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको तलफ करने का प्रोसेस जारी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अपने वेपन में इजाफा करता जा रहा है। ये रवैया वही है, जैसा मैंने कहा कि अगर हिंदुत्व की पॉलिसीज़ चलेंगी, अगर RSS और BJP रूल करेंगी तो यकीनी तौर पे ना वो किसी नॉर्म्स के तहत चलते हैं, ना वो दुनिया के किसी कानून को मानते हैं। तो इस तरह की ये हरकत करके आप अपने न्यूक्लियर वेपन में इजाफा तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप हमारी तरफ मैली नज़र से देखेंगे तो वो जितनी बार भी आपने देखा है उसका नतीजा आपने देख लिया है। और इस सिलसिले में भी मैं वसूख से कह सकता हूँ कि हम हिंदुस्तान को मायूस नहीं करेंगे, करके देख लें। जी सलीम बुखारी साहब, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ये कहती है कि अगर हम टोटल स्पेंडिंग्स की बात करें जो इन आर्सेनल्स को बनाने या ख़रीदो फरोख्त करने में इस्तेमाल हुए, वो $10 बिलियन से बढ़कर $91.4 बिलियन तक 2023 में रिकॉर्ड किए गए। एक तरफ इनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग्स किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जैसा कि कह रहे हैं कि इनमें कमी वाक़ई हो रही है, ममालिक इनमें कमी कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मैच होंगी डिटेल्स एक दूसरे से? देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पे आप अपने अखराजात में इजाफा कर सकते हैं, आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो हैं उनको बढ़ा भी सकते हैं,
लेकिन मैं आपको ना ज़मीनी हक़ाइक़ से रूशनास कराना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि वियतनाम में 18 साल तक अमेरिका ने जंग लड़ी, न्यूक्लियर पावर थी, दुनिया की हर तरह की वेपनरी वहाँ इस्तेमाल हुई, लेकिन वियतनाम को शिकस्त नहीं देके, और वहाँ से जिस तरह से वो भागे हैं वो भी आपके सामने है। उसके बाद आप आ जाइए इराक़ में, आपने देखा क्या असर हुआ अमेरिकन का, कितना अरसा रहे वो। उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान में क्या हुआ, किस तरह सीरिया में भागा क्या वहाँ से हुआ, अमेरिका। बिल्कुल जितने भी ममालिक में हाँ, मैं वही अर्ज़ करूँ आपसे कि न्यूक्लियर वेपन होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बाकी की सारी कौमें उस खित्ते में आपके सामने सरे तस्लीम खम कर देंगी और आप बादशाह बन के बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है जी। तो मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन के लोग हैं, जिन्होंने हमारे डिफरेंट मिसाइल की सीरीज़ जो है वो मैन्युफैक्चर की हैं, और जिनको पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जाता है, जिनकी पूरी दुनिया में मांग भी है। मैं इस वक्त बैठ के उन ममालिक के नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे जो F-17 थंडर तैयारे हैं उसकी भी बेपनाह ममालिक जो है उसको परचेज़ कर रहे हैं, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं। यही हमारा हाल हमारे न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स का भी है। डिमांड बहुत है। अब ये तो पॉलिसी डिसीजन है ना कि आपने बेचने हैं या नहीं बेचने हैं, लेकिन ये तसल्ली रखें आप कि वो जो पैगाम एक आता है ना फौज की तरफ से कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी जिंदा हो बेदार खड़े हैं, वो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब आता है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा, हमने अमेरिका की बात की है, वहाँ हमें ये बात भी याद रखनी है कि अभी इस बात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि अमेरिका की तरफ से करारदाद पेश की गई जिसमें जंग बंदी का कहा गया है, और उस करारदाद के ऊपर दस्तखत तो हो गए, मंजूर तो हो गई, लेकिन अमल करवाने वाले किधर हैं। ईद के रोज़ भी बमबारी हुई गजा में। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इजरायली फ़ौज के ईद के रोज़ भी जो हमले हैं वो जारी और सारी रहे हैं। अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि उस हालिया पेश आने वाले वाक़े की भी बात करेंगे जो इटली में हुआ। इटली में तारकीन वतन की 2 कश्तियाँ डूब गईं, जिसके बायस कई तारकीन वतन अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सलीम बुखारी साहब, दोनों खबरें दोनों ही अफसोसनाक। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो गज़ा की लड़ाई है वो तो जिस नहज को पहुंच गई है, पूरी दुनिया के ज़मीर का मातम तो हम करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ मौजूद है वो ये कि ईद के दिनों में भी इसराइल के मज़ालिम जो हैं, स्टेट गुंडागर्दी कह लीजिए, रियासती जबर कह लीजिए, कत्ल व गारत खूरेज़ी कह लीजिए, नस्ल कशी का आलम यानी एक कैंपेन जो चल रही है वहाँ पर वो कह लीजिए, उसके नतीजे में आपने बताया कि 37,000 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 85,000 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी होकर मफलूज हो चुके हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन और बच्चों की है। ये तो चलती फिरती इस दुनिया के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, चाहे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, चाहे अरब लीग है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, चाहे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है एक सरजमीन के ऊपर, कत्ल व गारत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है और कोई गिरेबान से पकड़ने के लिए उसको तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ख़ुद इसराइल के अंदर ज़मीर जाग रहे हैं। जो 6 रुकनी वॉर कैबिनेट बनाई थी नेतन्याहू साहब ने, उसके 2 बड़े मेजर जो रुकन थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सारे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं नेतन्याहू और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ। मुतालबा अब इसराइल के अंदर से हो रहा है, बाहर की दुनिया को खुदकुशी कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में खामोशी इख्तियार किए रखना, अदारों का इनएक्टिव होना, जो उस खित्ते के ममालिक हैं, ख़ास तौर से जो रिसोर्सफुल मुल्क हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हैं चाहे दीगर हैं, उन सब का इस बेहसी का जो रोज़ा रखा हुआ है उन्होंने, जो खामोशी इख्तियार की हुई है, जो चुप का रोज़ा है, इसको अब तोड़ना पड़ेगा। आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू को ये अच्छी तरह से पता है कि यूरोप जो उनके रवायती और ट्रेडिशनल फॉर डेकेड्स उनके सपोर्टर थे, उनमें से मेजर ममालिक जो हैं वो अब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के अमल से गुजर रहे हैं। उसमें चाहे स्पेन है, चाहे आयरलैंड है, अभी आपने देखा हाल ही में जो कुछ हुआ। तो आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो इंसाफ क्या इंसाफ है जो वक्त पर ना किया जाए, ताख़ीर होती जा रही है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव नेतन्याहू वहाँ हासिल करना चाहते थे वो उसके कहीं करीब भी नहीं है। आज भी
फ़लस्तीन की उस उजड़ी हुई सरजमीन पर हमास भी एक हकीकत है और लेबनान में बैठी जो हिजबुल्लाह है वो भी एक हकीकत है। फ्रांस का सदर, मुझे याद है, उन्होंने कहा था अपने मिडल ईस्ट के दौरे में कि अगर इसराइल की हुकूमत ये समझती है कि वो हमास को ख़त्म कर लेगी तो उसको 100 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए कि हमास सिर्फ उस गज़ा की पट्टी में नहीं थी, हमास दुनिया भर में है। इसराइल को इसकी क्या कीमत चुकाना पड़ेगी वो तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये खून नाहक जो है ना, ये बहाना, ये जो है इसका कुछ ना कुछ सिला, इसका कुछ ना कुछ कीमत तो इसराइल को अदा करनी पड़ेगी। प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अमेरिका जो बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है इसराइल का, आपके सामने है कि जो बाइडन साहब अब जो बयानात दे रहे हैं, जो एंथनी ब्लिंकन साहब हैं वो फिर एक दफ़ा दौरे पर आए हुए हैं मिडल ईस्ट के, और एक ऐसी जंग बंदी की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है जो परमानेंट बुनियादों पर हो। हमास इससे कम किसी चीज़ पर राज़ी होने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे ख्याल से अब उस अपने इस मौक़िफ़ में उनको पूरी इस्लामी दुनिया की हमायत हासिल है, इसलिए कि वो मुस्लिम ममालिक जो खामोशी इख्तियार किए थे आहिस्ता आहिस्ता अब वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। सलीम बुखारी साहब, अमेरिका का आपने जिक्र किया तो उस करारदाद का भी जिक्र कर लेते हैं जिस पर कोई भी अमल पैरा नहीं करवा सका। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो जनरल असम्बली के अंदर 2 दफ़ा मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा के साथ करारदादें पास हुई। इसराइल के कान पर जूं नहीं रहेगी, ना उसके हमायतियों और उसके इत्तेहादियों के कान पर जूं रहेगी। फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसमें 3 करारदादें पेश होने के बाद वीटो कर दी गई अमेरिका की तरफ से, उसी सिक्योरिटी काउंसिल ने एक अमेरिका के वोट ना देने के अलावा बाकी तमाम ममालिक ने वोट दे के जिस करारदाद को मंजूर किया, इसराइल उस पर भी अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो जिनीवा कन्वेंशन है। इन सब को चाहिए कि अमेरिका का घेरा तंग करके उसे मजबूर किया जाए कि वो इस सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर भी अमल करे जी। और अपनी ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो ज़ायनिज़म है, इसको भी ख़त्म करे। क्योंकि ये मैंने फिर बात एक दफ़ा ज़रूर कहनी है कि मिस्टर नेतन्याहू, द पैलेस्टीनियंस आर नॉट गोइंग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। आप शायद नहीं रहेंगे, फ़लस्तीन भी रहेगा और फ़लस्तीनी कौम भी रहेगी। बहुत खूब कहा आपने सलीम बुखारी साहब। एक और बड़ा अहम मसला है गैर कानूनी तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान या अपना मुल्क छोड़कर जाते हैं। मेरी हमदर्दी तो पाकिस्तानियों के साथ है, लेकिन ये जो वाक़या पेश आया है इटली में, यहाँ पर शामी भी थे, ईरानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे, मिस्री भी थे उन कश्तियों पर सवार जो कि वहाँ पर डूब गई। क्या करना है इन लोगों का या उन लोगों का जो इनको गैर कानूनी तौर पर यहाँ से बाहर भेजते हैं? देखिए, 2-3 तरह की सूरत हाल है, बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है ये। जो कुछ भी वहाँ होता है उस तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा हम ये जिक्र कर लें कि ये सब कुछ होता कैसे है। 2 तरह की जो वारदातें हैं वो हो रही हैं। एक तो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं उसको, जो गैर कानूनी लोग गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी अंदाज से पासपोर्ट वीज़े बना के लोगों को स्मगल करते हैं लैंड रूट से, चाहे वो ईरान का रास्ता इख्तियार करें जो पहाड़ियों में से, दर्रों में से गुजर के जाते हैं, फिर अल्टीमेटली दूसरी तरफ जो है, जो दूसरा किनारा है ईरान का, वहाँ से वो टर्की में दाखिल होते हैं और अल्टीमेटली वो इस्तांबुल पहुँच जाते हैं। इस्तांबुल में जो सबसे बड़ी एशिया की हब कह सकते हैं आप उसको, मैरीन इंडस्ट्री की, वहाँ से 50 to 60% लोग जो हैं वो लेबर के तौर पर मुख्तलिफ जहाज़ों पर चढ़ के इस्तांबुल से बाहर निकल जाते हैं और यूँ दुनिया भर के ममालिक में कहीं ना कहीं वो रास्ता देख के और उस मुल्क में दाखिल होकर वहाँ रहने लग जाते हैं। एक तो ये है तरीक़ाकार। दूसरा, हमारे यहाँ जो एजेंट्स हैं जिनके पास लाइसेंसेस हैं, बाहर जो जॉब ढूंढने के लिए लोगों को लेके जाते हैं, उसमें भी बहुत बड़ी 2 नंबरी है। उसमें भी इसी तरह के वाक़यात पेश आते हैं। जो ये वाक़या जिसका आपने जिक्र किया है, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। ये कश्तियों के डूबने का जो आलम है ये बहुत पुरानी दास्तान है और इसमें सबसे ज़्यादा कभी और ख़ौफनाक रोल जो है वो वहाँ के कोस्ट गार्ड का है, जो अपनी आंखों के सामने कश्तियों को डूबते और लोगों को अपनी जानों से हाथ धोते देखते हैं और तमाशा देखते रहते हैं अपने अपने अरशे के ऊपर खड़े होके। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है और सबसे ज़्यादा जानों का नुकसान इसी में हुआ है कि जिन जानों को बचाया जा सकता था उनको ये कोस्ट गार्ड रुथलेसली मरने देते हैं। तो ये बहुत सारे इसके पहलू हैं।
मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को चाहिए पहले तो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है इसको कंट्रोल करे, और दूसरा जो वीज़ा इशुएंस है और जो पासपोर्ट इशुएंस है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से थोड़े से स्ट्रॉन्ग मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आलम है, ख़ास तौर से लैंड रूट्स को इस्तेमाल करते हुए बरतानिया यानी यूरोप और अमेरिका में दाखिल होने का, इसको किसी तरीके से रोका जाए, वरना ये हलाकतें होती रहेंगी, वरना ये गैर कानूनी अमल जारी रहेगा, लोग अपनी जेबें भर के इंसानी जानों से खेलते रहेंगे। ये अमल जितनी जल्दी बंद हो जाए उतना ही अच्छा है मनीज़े। सलीम बुखारी साहब, यहाँ पर इट वॉज अ मैटर ऑफ लक ऑल्सो के समंदर में मौजूद जर्मनी इमदादी ग्रुप ने 51 अफराद को रेस्क्यू किया और उसके बाद उनको अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी 51 अफराद जिन्हें रेस्क्यू किया गया है वो सेहतयाब हों, ताकि उनसे भी इस बात पर इंक्वायरी की जाए कि आखिर उन्हें वहाँ भेजा किसने था और ये सारी सूरत हाल पेश क्यों आई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।